मैम आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वो एक्चुअली बड़ा किस्सा है। ओके। मुझे बहुत सारे पर्सेस ब्रांड का अलग अलग ब्रांड का पर्सेस यूज़ करने का बहुत शौक है। ओके। तो मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे कहा करते थे, तू क्या पर्स का दुकान डालने वाली है क्या, शॉप डालने वाली है क्या? तो मुझे लगा जिस चीज़ की अपने को ॲक्च्युली आपण म्हणतो ना एक चाह होती है, आपल्याला एक आवड असते, करेक्ट। सो उसमें आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने सोच लिया कि हम कुछ इसमें करेंगे। ओके। तो वो स्टार्ट हो गया। वो मैं ढूंढने लगी कि क्या करना है। पर्स में कुछ अलग सा करते हैं क्योंकि लेदर वगैरह तो सब मार्केट में मिलता है और ये ब्रांड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो मैंने वो सोच लिया और फिर मैं सर्च करने लगी। तो एक बार फेसबुक पे सर्च करने के बाद ना जस्ट एक सामने पैठनी साड़ी का फोटो आया। ओके। तो मुझे लगा अरे ये तो महाराष्ट्र का फेमस साड़ी है। ये काट कर हमने पर्सेस बनाने का सोचा तो क्या हो सकता है, ऐसा दिमाग में सिर्फ सोचा। और मैंने एक्चुअली सोचने के बाद वो अप्लाई भी किया एक्चुअली। तो बहुत अच्छा लगा। एक करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है इसमें। और पैठनी तो सबको मालूम है महाराष्ट्र में, और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सबको ये ट्रेडिशनल गिफ्ट देने के लिए बहुत मज़ा आता है। करेक्ट। तो उसमें मैंने काम चालू किया और जो उसका काय म्हणतो आपण चिडवण्याची त्याची जी सवय होती नवऱ्याची, ती जस्ट आणली। हाँ, मैं पूरा का पूरा मैंने उसका बिजनेस में कर दिया। और अभी जो मेरी खुद की जो माझी स्वतःची जी आवड है वो पूरी मैंने पैठनी में ला ली है। करेक्ट। मतलब पैठनी पर्सेस, पैठनी एक्सेसरीज, ट्रेस, कोस्टर सब मैं पैठनी में बनाती हूँ और मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है। क्या बात है मैम। और ये जो एक बेसिक आइडिया है, मतलब वो एक फोटो देख के आपको जो लगा वो तो पर्स का लगा, फिर उसके बाद आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स उसके साथ लॉन्च किए हैं। आप अभी पैठनी चप्पल भी कर रही हैं, उसके साथ वो आप किचन पर्सेस भी कर रही हैं, की चेन्स। तो वो कैसे आइडिया, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट से फिर इतने सारे आपने पूरा कैटलॉग बना दिया है। तो वो मतलब कैसे आप उसमें पूरे तरह से घुस गए और आपको कैसे पता चला कि और भी इसमें इतना सारा एक्सपोजर है? एक्चुअली जब पर्सेस में आई तब मुझे लगा कि अरे बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें से बन सकते हैं। मतलब जैसे कि पैठनी क्विल्ट जो कोई नहीं बनाना किसी ने बनाना नहीं है आज, बनाया नहीं है आज तक। करेक्ट। तो वो भी मैंने ट्राई किया। ज्वेलरी जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं हमारे, तो उसमें क्या करते, वो ऐसे फेंक तो नहीं दे सकते क्योंकि वो पूरा साड़ी का यूज़ करने के बाद ही कुछ तो होता है उसमें से। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे कि ऐसे किचन पाउच जो देखा आपने वो सब बनाए, छोटे टुकड़ों से वो ज्वेलरी बनाई हमने। तो ऐसा जब उसमें हम पूरा डालते हैं ना एफर्ट्स, हाँ, तो वो सब एक से एक आइडिया आता है उसमें। क्या बात है, क्या बात है। मतलब नाउ दैट वी लुक अप टू इट, बहुत देख के अच्छा लगता है कि मतलब मॉम की बहुत सारी पैठनी साड़ियाँ होती हैं, हमारे रिलेटिव्स की होती है, उनका ऐसा यूज़ मेरे ख्याल से पुणे में पहली बार आपने ही स्टार्ट किया। मुझे ये भी पता है कि आपने कोविड में जब फर्स्ट वेव हिट हुआ था तो पूरे आई गेस महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि पैठनी मास्क्स भी आपने लॉन्च किए। तो मतलब वो लाइफ यूजिंग मतलब क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग थिंग्स भी आपने उससे बना के एक मिसाल सेट कर दी। तो वो मास्क्स की जर्नी कैसे आपको, क्योंकि वो तो बहुत ही गंभीर टाइम था सबके लिए मेंटली भी, उसमें भी आपने एक इनोवेशन किया। एक्चुअली कैसा है, कोविड के टाइम 21 मार्च को जब हुआ था कि फर्स्ट लॉकडाउन, तो इतना मैंने ये नहीं लिया था कि ये कंटिन्यू रहेगा, 2 साल तक रहेगा, ऐसा सोचा भी नहीं था। एक दिन हुआ है तो कल चला जाएगा, ऐसा। एक हफ्ता मैक्स। तो पूरा वो कंट्री रुका था उस टाइम। तो मेरा जो प्रोडक्ट है ना, तो वो एक्चुअली नीड नहीं है लोगों का, वो सब फैंसी आइटम्स है। जिसको एक्चुअली वो पसंद करते हैं पैठनी, उनको पैठनी बैग्स अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मेरा। तो मुझे बहुत टेंशन आया था, अरे ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा।
लेकिन जब कुछ ऐसा टाइम आता है ना तो दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। तो मैंने जस्ट मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे और वो बोला अरे बहुत सारे मास्क आ रहे हैं। तो मैंने बोला अरे क्यों ना हम एक मास्क ट्राई करते हैं। तो मेरे पास सब रुका हुआ था, मेरा जो यूनिट भी है सब बंद था, हमने सब बंद किया था। तो घर पे एक छोटा टुकड़ा साड़ी का था, वो कटी हुई साड़ी का, वो जस्ट उसमें से मैंने यूट्यूब पे देख के एक मास्क बनाया और मुंह पे लगा के मैंने फ़ोटो शेयर किया फेसबुक और व्हाट्सएप पे। तो हाँ, वो एक आइडिया थी। तो मैंने पहला प्रोडक्शन जो किया वो 30 मास्क का ही किया था। ओके। तो चलता है या नहीं चलता है मालूम नहीं था, लेकिन उसके अंदर कॉटन का लेयर और सब वॉशेबल मास्क ऐसा तैयार किया, नॉट्स अटैच किए थे। करेक्ट। तो उसके बाद थोड़ा इनोवेटिव, मतलब उसमें इलास्टिक लगा दिया और ऐसे करके हमने 8000 प्लस मास्क बेचे सिर्फ पैटनी के। वाओ। हाँ। ये काबिले तारीफ है। और एक्चुअली इसमें ना एक हुआ कि मेरा जो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनका भी कुछ रुका नहीं, वो हाँ उनका काम भी पेट भरता रहा। वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम में। और ये एज ए लीडर आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि मेरा तो पेट मेरे को चलाना ही है, पर मेरे साथ मेरे हेल्पर्स का, मेरे स्टाफ का भी चलाना है। तो कूडोज टू यू, बिकॉज ये सब नहीं हो पाता था अगर आपको इनोवेशन अगर वो टाइम पे नहीं सूझता था तो शायद इन लोगों का भी प्रॉब्लम होता था और आपको भी एज एन एंटरप्रेन्योर थोड़ा बुरा लगता था। हाँ एक्चुअली, और थोड़ा ना उसमें मिक्स भी आया लोगों का, ये पैटनी मास्क कैसे ऐसा। लेकिन जब वो फेमस हुआ ना, करेक्ट, तब लोगों को पता चला अरे नहीं, ये पैटनी मास्क पहनना भी एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कॉटन का लेयर अंदर है उसमें, तो उसमें कुछ ऐसा फैंसी वगैरह नहीं है, यूजफुल मास्क है। 2 लेयर्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ और थोड़ा दुनिया खुल गया, तब जब वेडिंग्स होने लग गए, तब आपको एक अलग ही तरीके का बूम नजर आया होगा, बिकॉज दोज गो वेरी वेल विथ आवर ट्रेडिशनल वेयर, कि उसके साथ बहुत अच्छा सूट कर रहा है, जच रहा है, फोटोज अच्छी आ रही हैं। और हमने ना जेंट्स के लिए भी उस टाइम मास्क बनाया था, वो एक्चुअली खादी मास्क, जेंट्स के लिए कॉटन हाँ, चिकन वर्क वाला। ओह वेरी नाइस। मतलब ये सबके लिए आपने वो ऐसा पैकेज भी रखा था उस टाइम हमने, 25 और 25 मास्क का, लेडीज और जेंट्स का। क्या बात है, इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। मैम, आपको पहले से ही बिजनेसमैन बनना था या आपके पहले कुछ और आइडियाज थे, आपका करियर कहीं और झुक रहा था? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं BCS BJ हूँ। मेरा एजुकेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ओके। हाँ, तो ऐसा मैंने कभी एक्चुअली सोचा नहीं था मैं बिजनेस करूँगी। मैं जॉब करती थी, लेकिन मैंने जॉब कभी भी IT में किया नहीं। ओके। लेकिन एक 4-5 साल शादी के बाद ऐसा थोड़ा लगने लगा कि कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सोच के कुछ स्टार्ट करते हैं। तो वो जो मैंने पहले किस्सा बोला आपको, वो उसको एक्चुअली लेकर मैंने वो स्टार्ट कर दिया और उसमें सक्सेस मिल गया। और बहुत सारे अभी ट्राई कर रही हूँ यंगस्टर्स के लिए, और बहुत पैटनी में सब एक ही थीम लेके मैं चली हूँ कि नई साड़ी लेकर वो काट कर सब बनाती हूँ। करेक्ट, क्योंकि किसी ने तो सोचा तो होगा नहीं, क्योंकि पैठनी को बस पैठनी की तरीके से ही देखा जाता था। आज उसमें मुझे आराम से 10-12 प्रोडक्ट्स और दिखते हैं जो कि प्योरली पैठनी के हैं। हाँ। प्लस वो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन डिपिक्ट करता है, तो एक प्राउडनेस भी आ जाता है उसमें। एंड प्लस फोटोज, क्योंकि मुझे पता था, जैसे आपने बोला अभी कि कोविड के जो वेडिंग्स थे उसमें मास्क कंपलसरी था, और मास्क पहनते वक्त भी लोगों को खुशी हो, वो खुशी आपने उनको दी है। तो मैं और ये भी पूछना चाहूँगा मैम कि अभी आपने बताया आपने BCS किया है, तो एजुकेशन की और आपका पैशन और ये जो बिजनेस है उसका कोई लिंक एक्चुअली में चाहिए हो, ज़रूरी है कि ऐसा हो? क्योंकि बहुत लोगों का ये थॉट है कि मुझे अगर इसका कोई डिग्री, सपोज मुझे MBA करना है या फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि आप MBA करोगे तो ही आपका बिजनेस अच्छा होगा, क्योंकि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री भी नहीं है पर दे आर डूइंग रियली वेल। तो एजुकेशन इतना ज़रूरी है कि आप अपना पैशन परस्यू करने के लिए उसके लिए रुक जाएं कि एजुकेशन नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा?
ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा जो दिमाग में है ना वो करो। वो ट्राई करने के बाद ही आपको अंदाज़ा आ सकता है या हम कर पाते हैं या नहीं पाते। BCS और ये पैठनी प्रोडक्ट का कुछ भी संबंध नहीं है। करेक्ट। मैंने कुछ भी फैशन डिज़ाइनिंग नहीं किया है, मैंने खुद मशीन कभी चलाया नहीं है, लेकिन मेरा सब मशीन वर्क पे ही काम है, मतलब मेरा सब स्टाफ वही काम करता है। और जब उसमें आप एंटर करते हो ना तो बहुत सारा आइडिया अपने आप आ जाता है। करेक्ट। तो मेरा एजुकेशन मुझे एक्चुअली मैं ऐसे कहना चाहती हूँ सबसे कि सबको कि ये मत करो कि एजुकेशन ये है और मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। मेरे हस्बैंड खुद कॉमर्स लाइन के हैं और वो 10 साल से IT में हैं। ओके। तो हम दोनों ही ऐसे हैं कि पूरा एजुकेशन डिफरेंट और हम काम कुछ और अलग कर रहे हैं। बट ये मैटर नहीं करता है। वेरी ट्रू। और ये मतलब अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने ये किया, बिकॉज बहुत से लोगों में ये गट फीलिंग को फॉलो करना या फिर पैशन को फॉलो करना बहुत सी रुकावटें दिखने लग जाती हैं तो करते नहीं हैं लोग। और आपको स्टार आइकॉन का अवार्ड भी मिला है तो एज अ बिजनेस वुमन, तो उसकी क्या जर्नी रही है और वो आपको मिला तभी आपको कैसे लगा? वो तो एक्चुअली कोविड में मिला था। एक्चुअली दिल्ली में वो प्रोग्राम होने वाला था। क्या बात? लेकिन वो कोविड के वजह से वो कैंसिल हुआ और उन्होंने वो अवार्ड हमें यहाँ पे भेज दिया कुरियर करके। करेक्ट। अवार्ड एक्चुअली अभी इस 2 साल में मुझे 3 या 4 अवार्ड मिले हैं। अभी भी गोवा में एक लास्ट मंथ ही 28 मई को मिला था। प्रमोद सावंत जी जो CM हैं वहाँ के, उनके हाथों से मिला था। क्या बात है। तो मैंने वहाँ जाकर वो ले लिया था और बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ काम करते हैं और उसका एक्चुअली कोई तो देख रहा है और बहुत अच्छी तरह से मराठीत म्हणतो आपण कौतुक करतात तसं ते खूप छान वाटतं, कारण त्याच्याशिवाय कामाला हुरूप नाही येत। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्रेजिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई उसको प्रेज नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम होता है, मोटिवेशन लैक हो जाता है। तो वेरी 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 नाइस मैम, बिकॉज इट इज़ रियली ग्रेट दैट यू अचीव्ड दिस। ये मुश्किल होता है बहुत लोगों के स्पेशली, और ये 2 साल में जब एक्चुअली लोगों को लग रहा था कि बिजनेस नहीं होगा, रादर हमारा जो बिजनेस है हमने बंद कर देना चाहिए, या फिर इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए तो हम क्या है, ये तो मतलब बहुत फैमिली से यही प्रेशर था कि अभी मत स्टार्ट करो, बहुत गलत वक्त है ये, और आपने उस 2 साल में ये सब अचीव किया है। सो दैट्स रियली ग्रेट। एक्चुअली बहुत सारे बिजनेस उस टाइम बंद हुए। मैंने भी खुद के आंखों से देखा है, जो पहचान वाले हैं उन्होंने भी बिजनेस बंद किया है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ थैंक्स टू कोविड, बिकॉज वो नहीं होता तो कुछ दिमाग नहीं चलता। क्योंकि मैं 2-3 साल कोविड के पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट बनाती थी पहले से ही, लेकिन वो फेमस नहीं हुए थे। वो मास्क बनाया, कुछ अलग सा बनाया तो वो फेमस हो गया। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम से ही हमको नया इनोवेशन आता है, जब तक प्रॉब्लम नहीं होता है तब तक नहीं आता है। और जब आपने ये पूरा बिजनेस सेटअप किया तो आपका इनिशियल कस्टमर बेस जो था वो आपने फॉर द पर्स बिजनेस, या फिर उसके साथ आपने पैठनी चप्पल निकाला, अभी आप लड़कों के लिए भी जैकेट्स बना रही हैं फॉर कुर्ताज, तो ये सब के लिए आपने जो इनिशियल कस्टमर बेस है वो कैसे सेटअप किया? एक्चुअली मैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वहाँ में मेरा प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। वो कोविड में भी बहुत ज़्यादा, सबसे कोविड में सोशल मीडिया में ही ज़्यादा बिजनेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि खुद का शॉप है और बैठे हैं और कस्टमर्स आते हैं। अभी लोगों को ना सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका शॉप हो या ना हो, क्योंकि मेरा भी अभी आज हम बैठे इस शॉप में 1 महीना पहले इसका ओपनिंग हुआ है। मेरा तो बिजनेस घर से ही चल रहा था। मेरा एक्चुअली खुद का जो फ्लैट है यहाँ से ऊपर 3rd फ्लोर पे, वहीं से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। और मैं सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्विस को देती हूँ। मैंने पहले लोगों को घर जाकर भी कुरियर सेवा दी है। घर जाकर भी मैं खुद डिलीवरी करती थी और अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा शॉप है तो मैं इस शॉप से बाहर नहीं जाती, क्योंकि कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो सर्विस हम देते हैं ना, उससे कस्टमर बहुत खुश होता है और वो वापस आता है। अभी कल एक कस्टमर आए थे, वो बोले कि तूने मुझे मास्क डिलीवर किए,
वो हैट्स ऑफ टू योर सर्विस, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई। क्या तो बात है। उनके यहाँ ना इजराइल से कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए उन्होंने पर्सेस और बाकी का टेबल रनर्स वगैरह खरीदी किया बहुत सारा, क्या और बात कुछ यूनिक चीज़ें भी उनके लिए मैं बना रही हूँ। उन्होंने वो याद रखा कि कोविड में बहुत सारा एक्चुअली एफर्ट्स डाल के वो यहाँ तक आई, और घर आकर उन्होंने मुझे मास्क दिए। ऐसा उसने एक्चुअली मुझे याद करके ही वो आई ना, 2 साल बाद Correct, का correct. क्या हो ना, वो आ 2 गया। साल पहले की सर्विस आज रंग लाई है, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है ये। और आपने जब ये किया तो आपका मेंटालिटी कैसा था? बिकॉज कोविड में इतना सब कुछ करना, हाँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद का एक मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर्डल्स तो आपको रोज़ थे। कभी पुलिस अलाउ करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी रेड जोन हो जाता था, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। या बहुत मुश्किल था। मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। एक्चुअली मेरे घर में मेरे एक्चुअली ससुर जी और सासू माँ है और छोटा बच्चा भी है। उस टाइम बहुत रिस्क था, लेकिन उस टाइम यही दिमाग में था, या हमारे साथ हमारी फैमिली और मेरे साथियों का सब कुछ चलना चाहिए, क्योंकि ये कितने देर तक चलेगा ये मालूम नहीं। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हम 2 व्हीलर पे जाकर रेड जोन में डिलीवरी देते थे। वाओ। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, और वो रेड जोन में डिलीवरी देना बहुत एक्चुअली रिस्क का काम था। और उसके बाद जो वो वहाँ 2 साल पहले रिस्क लिया ना, उसके फल आज मिल रहे हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात है। आपका मैम सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन रहा है पूरी लाइफ में अब तक, और आप किसको आइडल मानती हैं, या फिर किसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया है? ये 2 सवाल है। सबसे कह पाना मुश्किल है। एक्चुअली बिजनेस के लिए बोल रहे हो आप, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड, उन्होंने, और मेरे ससुर जी ने। ओके। हाँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड हमेशा बोलता था, अरे तू बहुत अच्छी तरह बातें करती है, तू कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छी तरह करती है, तू जॉब छोड़ दे और तू खुद का बिजनेस स्टार्ट कर ले। क्या तो बात है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा वो एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से मुझे जानता है, और उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे। मैम, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके फैमिली, या फिर आपके इनर सर्कल में जो लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली जब बिजनेस स्टार्ट किया तब हमने ये डिसाइड किया था, फैमिली फ्रेंड सर्कल में बिजनेस नहीं करना है। ओह, ऐसे क्यों? क्योंकि ना एक्चुअली उनकी तरफ से कैसे रिएक्शन आते, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो माइंड पे थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो हमने दोनों ने ये डिसाइड किया था, इसमें बिजनेस नहीं करना है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो डायरेक्टली क्लाइंट और फेसबुक और ये सब करके ही बिजनेस स्टार्ट किया। करेक्ट। तो वो फैमिली फ्रेंड सर्कल अभी सब आ रहे हैं हमारे पास। तो ये उल्टा हो गया है। हाँ। क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा है, उनका फर्स्ट ये था कि मेरे जो इनर सर्कल है वो मेरे इनिशियल क्लाइंट्स थे। नहीं। लेकिन यहाँ पे आपने एक अलग नजरिया हाँ। बता दिया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, कि ऑब्वियसली मतलब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेंजर्स आप पे बिलीव करेंगे, हाँ। तो अपने तो कर ही लेंगे। तो आई अंडरस्टैंड। अभी सब तो खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उनको पहले टारगेट नहीं किया था। मेरा टारगेट बेस जो मेरा क्लाइंट है वही मैंने टारगेट किया, और फिर फैमिली फ्रेंड्स वो सब आते ही है। मैम, जब आपका बिजनेस बूम हुआ तो आपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी बहुत सारे केटर किए, और डोमेस्टिक तो आपको डिमांड थी, तो ये कैसे आपने किया कि इंटरनेशनली भी आप पहुंच गए? तो वो वर्ड ऑफ माउथ था या कैसे हुआ ये? एक्चुअली पहला यूएस का ऑर्डर मुझे आज भी याद है, 40 पीसेस का छोटा जो मेरा प्रोडक्ट है उसका पहला ऑर्डर आया था। मुझे मालूम भी नहीं था कुरियर कैसा करना है, कैसे करना है ये सब, लेकिन मैंने वो सब मालूम करके उनको भेज दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर मेरा 30 पीस का था, और अभी तो हर वीक में यूएस भेजती हूँ पार्सल। अभी जो न्यू जर्सी में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है BMM का, बृहन महाराष्ट्र मंडल का, उनके जो VIP गेस्ट वहाँ पे आने वाले हैं, उनके लिए धनास पैठणी से
1050 पीसेस यहाँ से लास्ट वीक ही रवाना हुए हैं। वाओ, ये बहुत बड़ा चीज़ है मैम, इट्स अ वेरी बिग थिंग। या तो और ये हुआ कैसे, मतलब आपको वर्ड ऑफ, ये लोग पहले वॉक इन आए थे या आपका यूट्यूब या फेसबुक पे कहीं पढ़ा था, ये इनको कैसे पता चला, ये धनास पैठणी तक कैसे पहुंचे? ओके, मेरा एक्चुअली खुद का फेसबुक का पेज है। ओके। वहाँ से लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरा फेसबुक लाइव होता है हर वीक। ओके। हाँ, प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ तो वो एक्चुअली मार्क जुकरबर्ग जी ने जो दिया है ना मतलब सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, वरदान दिया है उन्होंने। हाँ, तो सबके बिजनेस वहाँ से ही बूम होते हैं। करेक्ट। तो वो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आते हैं और उन्होंने भी ऐसा ही फेसबुक पे देखा था और एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने उनको रिकमेंड भी किया था। तो 3 महीने पहले मेरे उनसे बात चल रही थी और उनके लिए मैंने एक अलग सा प्रोडक्ट बना के दिया है जो मेरे दिमाग में था और उनको बहुत पसंद आया। उसका मैंने सैम्पल पीस बना के उनको भेज दिया था और वो अप्रूव हो गया। तो वो 50% वर्ड ऑफ माउथ हो गया और 50% सोशल मीडिया से पता चला। बट एनीवेज रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा निकल के आया है और आपको काफ़ी प्राउड लगता होगा ना, मतलब अभी आपने वो स्टार आइकॉन अवार्ड जीत लिया, आपने एक यूनिक प्रोडक्ट पुणे के मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनली शिप होता है। तो ये सब करते हुए जब आपने इनिशियली कोविड में या फिर उससे पहले जब आपको थॉट आया था स्टार्ट करने का, ऐसा लगा था कि इतनी दूर आ जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं लगा था कि इतना दूर ट्रैवल करके मैं आ सकती हूँ, लेकिन अभी तो बहुत दूर जाना है, दिमाग में बहुत सारे आयडियाज़ है और मेरा एक ही मकसद है जो मराठीमध्ये म्हणतात स्वदेशीचा पुरस्कार, उस मकसद से मैं चल रही हूँ। तो वो मकसद मुझे कामयाब करना है एक्चुअली। डेफिनेटली क्योंकि मेक इन इंडिया ऑलरेडी बूम कर रहा है, एवरीबॉडी। और मेरा पहले से ही वो टारगेट था कि मेरा जो खुद का प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी ना वो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ना यंगस्टर्स वहाँ का कल्चर अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मेरा जो कल्चर है इंडिया का उनको अपना लेना चाहिए, इसलिए मेरा बहुत प्रयास चल रहा है। बहुत बहुत खूब। और आपके मैम, जैसे आपने अभी विजन के बारे में बात की, आपकी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में धनास पैठणी को लेके क्या विजन है, आप उनको कहाँ पहुँचाना चाहती हैं? या ॲक्च्युली धनास पैठणी का मेरा विजन है जागतिक ब्रँड मला त्याचा एक तयार करायचा है, वर्ल्ड ब्रँड क्रिएट करना है। सो ये मेरा एम है और उसके लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। यंगस्टर्स के लिए पैठनी में बहुत सारे चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि ये बात मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग पैठनी पहनते हैं वो ज़्यादातर क्राउड है 35 ईयर्स टू 65 ईयर्स। ओके। उससे पहले का जो क्राउड है, मतलब 18 to 35 ईयर्स का जो क्राउड है, वो क्राउड मुझे पैठनी में चाहिए। तो उनके लिए बहुत सारे चीज़ें बना रही हूँ जो इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है, मतलब आप यंग जनरेशन को और ज़्यादा टारगेट करना चाहती हैं कि पैठनी का एक जो नज़रिया है कि आंटीज या ये लोग पहनते हैं या फिर सिर्फ फेस्टिव जगह पे पहना जाता है, तो आपको उसको थोड़ा डेली लाइफ में लाना है और ये 18 to 35 के एज ग्रुप में भी लाना है। वाओ, काफ़ी बड़ा विजन है एंड वी रियली सपोर्ट यू एंड वी फील कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे डेफिनेटली पहुँच जाएंगी। मैम, अभी के चलते हुए आपको आपका करंट एजुकेशन सिस्टम को लेके क्या थॉट है? करंट एजुकेशन सिस्टम, अभी तो मेरा थॉट है कि जो चलना है वो चलते ही रहने दो और यंगस्टर से ये कहना है कि आप जो सीख रहे हो और आपके दिमाग में कुछ आइडिया हो तो उसे ज़रूर अपनाओ और उसमें से कुछ क्रिएट करो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो हम बदल नहीं सकते, जो चलना है वो चलते ही रहना है। अभी तो फीस और ये सब है उसमें। तो हर एक यंगस्टर ने सोचा कि ये मेरे दिमाग में है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो करो, क्योंकि एक ने बिजनेस डाला ना तो वो कितने लोगों को काम दे सकता है। डेफिनेटली, वो ये बहुत बड़ी बात है और ये विजन आनी चाहिए सब में।
तो और ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता ना, मतलब कोई कॉलेज इसमें ये नहीं करता कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो? मेरा एक्चुअली लास्ट वीक ना सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में लेक्चर था। ओके। इसी के लिए मुझे बुलाया था उन्होंने। तो MBA के स्टूडेंट्स थे, उनको भी मैंने यही कहा कि आप MBA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अभी सोचो कि दिमाग में है ये चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा मत सोचो, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाओ। बनाने के बाद आपको तो सब मालूम है कैसा मार्केट करना है कुछ, और उसमें पढ़ने के बाद सब आता है अपने को। करेक्ट। और ट्राई तो करना चाहिए। जो रिस्क है वो रिस्क थोड़ा तो लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेते हो तो कुछ कर सकते हैं लाइफ में, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता बिना रिस्क के। आपको कभी ये कैलकुलेटेड रिस्क का कोई था तभी कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ लाइफ में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपके मन में कभी चला था? नहीं, कभी नहीं चला था, क्योंकि जब स्टार्ट किया तब मैं बहुत पॉजिटिव थी और मेरा बिजनेस मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, सच बोलूं तो। ये बहुत ही मतलब 10,000 तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि सिर्फ 10,000 से कहाँ तक स्कोप हो सकता है एक बिजनेस का। सिर्फ 10,000 से स्टार्ट किया था? 10,000 से मैंने स्टार्ट किया है। वाओ। मैम अभी का ना, मतलब अभी हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स का ऐसा मानना है, काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि सबका फोकस ना सिर्फ प्लेसमेंट्स पे है, कि कैसे मेरे बच्चा सिक्योर लाइफ में जाके 9 to 6 जो कुछ भी उसकी शिफ्ट हो उसमें जॉब करेगा, एक स्टेडी इनकम होगा और सैटरडे संडे अपनी लाइफ जिएगा, मंडे टू फ्राइडे किसी और के लिए जिएगा। तो हैप्पीनेस, पैशन बाजू में रखते हुए इनका पूरा थॉट प्रोसेस इसी पे है कि मुझे मेरा बच्चा कैसे प्लेस हो, और बच्चे का भी यही और आउट ऑफ इंडिया कैसा जाता है। हाँ, वो भी एक है कि कैसे जाता है। तो ये मेंटालिटी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? एक्चुअली ये तो अभी सब में चल रहा है, लेकिन वही मैं फिर से कहूँगी कि ऐसा मत सोचो, उसके दिमाग में कुछ अलग सा हो तो उसको करने दो, एक चांस तो दो अपने लड़के को। करेक्ट। मेरा बच्चा 6 साल का है अभी, लेकिन मैंने उसको बोला है तुझे जो करना है वो कर। वो अभी बोलता है मैं बिझनेस ही करूँगा। क्योंकि आपण म्हणतो ना की एका लेवलला आपण मुलांना ते शिक्षण द्यायला पाहिजे की नाही तुला जे आवडेल ते कर, तू ते 10 ते 6 नोकरी करणं हे नाही, म्हणजे हे करू नकोस, किंवा असं कोणीतरी सांगणारं पण पाहिजे। तर ही बीज आई वडिलांनीच रुजवली पाहिजे, तरच त्या गोष्टी घडणार आहेत। ते पास ऑन होत नाहीये आजकाल, म्हणजे सगळ्यांचा फोकस त्याच्यावरच उलटा नाही म्हणजे की माझा मुलगा आउट ऑफ इंडिया जाईल, तिथे खूप सारे पैसे कमवेल आणि मग त्याच्यानंतर काहीतरी गोष्टी घडेल, तिथेच तो राहील, तो इथे येणारच नाही परत। पण ह्यानी इंडियाचं सगळं टॅलेंट बाहेरच युटिलाइज होत जाते। आणि प्लस माझं असं पर्सनल मत है कि आपको जो इज्जत अपने देश में मिलती है, वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी भी और कंट्री में आउटसाइडर ही ट्रीट किए जाते हो। तर ती इज्जत जर मिळणार नसेल आणि तो रिस्पेक्ट जर मिळणार नसेल, आणि प्लस काय होतं, इफ यू हॅव युअर एज्युकेशन देअर, 3-4 वर्ष तिथे शिकलेला असता तुम्ही, तर तुम्हाला ते लाईफ सूट व्हायला लागतं, तर इंडियात येणं अवघड होऊन जातं। आणि मग हेच आई बाबा नंतर रडतात की आमची मुलं आता परत येत नाही, पण पाठवणारे तुम्हीच होता। सो ह्या प्रोसेसला कुठेतरी चेंज केलं पाहिजे असं डेफिनेटली। याच्यासाठीच आपण अशीच मुलं घडवली पाहिजे, संस्कारच असे द्या की बाबा खूप तुम्ही त्यांना सगळं हायफाय देताय आणि ते सगळं बाहेरचंच कल्चर शिकवता, हे करू नका, जेणेकरून मुलं इथे राहतील आणि तुमच्या म्हातारपणी तुमच्या जवळ ॲटलिस्ट राहतील, एवढं तरी करा। आणि असं काही नाहीये, आपण आपल्या टॅलेंटनी एका लेवल पर्यंत पोहोचू शकतो, आणि हा मला विश्वास आहे, बिकॉज मी आता 5 वर्ष झाले बिझनेस मध्ये आहे। सो अपने को क्या टारगेट करना है ये दिमाग में लेके चलना हमेशा, और उसमें रिस्क एक बार तो रिस्क लेना ही चाहिए, एटलीस्ट एक बार लेना चाहिए, बाकी तो मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो ना तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। करेक्ट। मैम जब आप ये पूरा बिजनेस सेटअप कर रही थी, ये पूरा आपने सेटअप किया, तब उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था और इनिशियल टाइम्स में होता ही है, बट मेंटल पीस के लिए कभी आप खुद को ब्रेक्स देती थी इस दौरान, या फिर ब्रेक्स देना प्रेफर करती थी, और अगर करती थी तो फिर ब्रेक्स के लिए आप क्या करती थी जिससे आप थोड़ी नॉर्मल होके रिलैक्स होके वापस बैक टू नॉर्मल चली जाएंगी? ब्रेक में लेती हूँ 2 महीने में। एक्चुअली मेरा जो चल रहा है काम, मैं छुट्टी कम लेती हूँ, मतलब हमारे शॉप को हमने छुट्टी नहीं दिया है। करेक्ट।
कंटिन्यू वर्क रहता है। तो 2 महीने के बाद एक Battery रिसोर्ट, down हो हाँ, जाती है। रिसोर्ट बुक करके 1 दिन का पूरा रेस्ट लेती हूँ, ओके, फ्रेश होती हूँ वहाँ उससे आप जाकर बैक टू नॉर्मल आ जाती हैं। नॉर्मल। और ये पूरी जर्नी में अगर आपको पूछा जाए तो एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखी है कि मेरे ये 2, 3, 5 साल के पूरा जो आपका बिजनेस का ये रहा है, उसमें वो 5 सालों ने आपको क्या सिखाया है जो आप हमेशा आपके पास रखती हैं कि ये बहुत सीखी हूँ मैं ये 5 सालों में? हाँ, टाइमिंग्स ओके। बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ क्लाइंट के लिए। जो टाइम दिया है टाइम में पहुँचना, टाइमिंग का सबसे ज़्यादा सिखाया है मैंने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से लिंक है कि अगर कहा है कि 10 दिन में आ जाएगा और वो 11वां दिन भी आ गया तो फिर अगला Yes. प्रेफरेंस उनका अमेज़ॉन ही रहेगा। तो ये सब मैं समझ सकता हूँ कि टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। वेरी ट्रू। और ये लास्टली मुझे आपको ये पूछना है कि हर एक का एक पर्सनल ओपिनियन होता है, तो वैसे आपका भी पर्सनल ओपिनियन जानना है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन। ओके। जब एक आध प्रोडक्ट क्लाइंट को देती हूँ मैं और उसका रिप्लाई आता है ये बहुत अच्छा लगा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लाइफ में। क्योंकि एक बार क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिला तो वो हमेशा के लिए मुझे चिपक जाता है। करेक्ट। अदरवाइज एक प्रोडक्ट उनको गलत लगा तो वो अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद टाइम, जो मैंने बोला, उस टाइम में डिलीवरी देना, वो भी है। क्लाइंट का एप्रिसिएशन, करेक्ट, वो भी है। और पर्सनल लाइफ में कुछ जो आपको सक्सेस से लिंक करता है बहुत ज़्यादा कि मेरे लिए ये सक्सेस है? पर्सनल लाइफ में मेरे लिए ये सक्सेस है क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग, आप पूरी तरीके से एक वर्किंग मॉम भी रही हैं, Yeah. वर्किंग वाइफ रही हैं, तो फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, तो वो भी आपके लिए सक्सेस है? हाँ, क्योंकि ना मेरा जो बिजनेस है, मैं खुद घर का काम भी खुद करती हूँ, ओके। कुकिंग भी खुद करती हूँ, अरे बाप रे। बच्चे को संभालती हूँ। एक्चुअली ससुर जी और सासू माँ है, लेकिन उसका भी सब देखती हूँ। तो सब देख के मैं ये करती हूँ, इसका मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम मेरे वर्कर्स है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, मेड्स है। तो मेरा खुद का काम मैं खुद करती हूँ। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, सब आइटम्स मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात है। पिज्ज़ा, पानी पूरी से सब। वेरी ट्रू। मैम, आपकी ये पूरी जर्नी सुन के इतना अच्छा लगा है बिकॉज आई फील दैट ये बहुत लोगों के लिए मोटिवेटिंग रहेगा। बिकॉज क्या होता है, बहुत लोग सोचते कुछ और है, कर नहीं पाते हैं, और जब कर पाते हैं तो उनके दिमाग में वो एजुकेशन वाला पीस आ जाता है कि मेरे को इसमें एजुकेशन नहीं मिला है, हाँ. तो शायद मैं इसको करूँ ना करूँ, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको नहीं आए। तो ये आपकी जर्नी से क्लियरली पता चलता है कि एक 10,000 रुपीज़ का घर पे चालू हुआ बिजनेस कहाँ तक स्केल अप हो सकता है। और वी विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर मेकिंग धनास पोएट्री a world brand, which is your vision. So thank you so much for giving your time and giving us all the insights. Thank you.